बेटा अपन ने अभी जस्ट एक कॉन्सेप्ट देखा था, और कॉन्सेप्ट क्या था? जो आगे क्वेश्चन होंगे उसमें नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और एबनॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, नॉर्मल गुड्स जो हम डेली रूटीन में गुड्स बेचते हैं उसे नॉर्मल गुड्स बोलेंगे। एबनॉर्मल गुड्स क्या होगा बेटा? ऐसा गुड्स जो पहले नॉर्मल था अब एबनॉर्मल हो गया है। जैसे आप देखते होंगे कि जनवरी और जुलाई में ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स पे सेल चलती है। ऐसा क्यों होता है? जो कपड़ा या जो भी फैशन में कपड़ा है वो आउटडेटेड हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, 50% डिस्काउंट पे सेल करते हैं पुराने आर्टिकल्स को। वो सब क्या है, एक तरह से एबनॉर्मल गुड्स की उसमें आ जाएगा। या कोई गुड्स डिफेक्टिव हो गया है, वो भी क्या होगा, एबनॉर्मल गुड्स। तो जो नॉर्मल गुड्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लग सकती है, क्या एबनॉर्मल गुड्स के ऊपर भी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लगेगी? क्या नहीं लगेगी? देखो एक बार फिर समझा रहा हूं मैं आपको, आपको समझ में आएगा। जो अब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें कैसे होगा, आपके पास कुछ नॉर्मल स्टॉक होगा और कुछ कौन सा स्टॉक होगा बेटा, एबनॉर्मल स्टॉक होगा। तो हमें नॉर्मल स्टॉक और एबनॉर्मल स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, एक बार अलग करना पड़ेगा। नॉर्मल स्टॉक और एबनॉर्मल स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं? आपको दिया होगा कि आपने ओरिजिनली ओरिजिनली गुड्स को कितने में परचेज किया है। ठीक है, और दूसरी चीज दी होगी राइट ऑफ वैल्यू। तो क्या होगा, ओरिजिनल गुड्स परचेज किया उसमें से कौन सी वैल्यू माइनस कर दोगे, राइट ऑफ वैल्यू माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, हमारे एबनॉर्मल गुड्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो मैं आपको बताऊं कैसे करवाऊं, ट्रेडिंग पैनल बना, ट्रेडिंग अकाउंट बना के करवाऊं या नॉर्मल करवा दूं? दोनों ही तरीके से कर लेते हैं अपन, दोनों तरीके से कर लेते हैं। अ, चलो जी, अब हम देखते हैं इसमें कैसे होगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे आएगा नॉर्मल गुड्स, यहाँ आएगा एबनॉर्मल, यहाँ आएगा टोटल, यहाँ आएगा नॉर्मल, यहाँ आएगा एबनॉर्मल और यहाँ आएगा टोटल। अब बताओ हम डेबिट साइड में कौन सा आइटम लिखते हैं सबसे पहले, टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। देखते हैं एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम्म, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022 की हमें इन्वेंट्री निकालनी है। ठीक है, आपको 1 अप्रैल की इन्वेंट्री दी हुई है 1,42,500। इस 1,42,500 में से हमें स्प्लिट करना है नॉर्मल और एबनॉर्मल में, कि नॉर्मल गुड्स कितना है और एबनॉर्मल गुड्स कितना है। अब देखो, आपको दिया हुआ एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021। देखो हमारे पास 31 मार्च 2021 को 1,42,500 इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हुई। उसमें एक इन्वेंट्री ऐसा इंक्लूड है जिसमें कितना राइट ऑफ कर दिया है, कितना, 17,500। और ओरिजिनली कितने में परचेज किया था हमने, 50,000 में। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32,500। ये एबनॉर्मल की हो गई, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,10,000। ये निकालना आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझना। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा, अभी का क्या होगा, वो ओपनिंग स्टॉक होगा। तो लास्ट ईयर क्या है, वो ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा। देखो, तो ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल कितना है आपके पास, 1,10,000, और ये है 32,500। तो कितना हो गया, 1,42,500। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे आपको दिया हुआ है परचेजेस 7,62,500। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू परचेजेस 7,62,500, 7,62,500।
500, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है, 1,50,000, तो यहां आ जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है, 1,50,000, 1,50,000। बेटा हम कभी भी एबनॉर्मल गुड्स परचेज नहीं करते हैं नॉर्मली, और ना ही हमारे पास क्या होगा, एबनॉर्मल गुड्स के ऊपर कोई खर्चा होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल चार्जेस, ये हमारे पी एंड एल में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे क्या, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, किसी भी तरह से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तीनों कौन से एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाएंगे ये, बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाएंगे, पी एंड एल में। सेलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, और फाइनेंशियल चार्जेस भी क्या है, इनडायरेक्ट है। इन तीनों को ही हम कहां भेजेंगे बेटा, आपको सेल्स दी हुई है कितनी बेटा, 12,45,000। ध्यान से सुन लेना, यहां गलती होने के चांस होते हैं। 12,45 है, इसके बाद दिया हुआ है बेरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 20% ऑन सेल्स है। लेकिन अगर हम यहां देखें तो आप अगर यहां देखोगे, इसको ये वाला पॉइंट है ना, ये इसको ढंग से पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यहां पे क्या दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021 ए सम ऑफ ₹17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000। तो इसकी कॉस्ट कैसे निकाली हमने, 50,000 माइनस 17,500, तो 32,500 हमारा क्या है, एबनॉर्मल गुड्स है या एबनॉर्मल स्टॉक है। इस 1,42,500 में से 32,500 क्या था हमारा, एबनॉर्मल स्टॉक था, तो 1,10 क्या आ गया, नॉर्मल स्टॉक। अब ये बोल रहा है कि इसको हमने कितने में बेचा है, वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000। और आपको टोटल सेल्स कितनी दी हुई है, 12,45,000। टोटल सेल्स कितनी दी हुई है, 12,45,000। तो हम यहां लिखेंगे बाय सेल्स, टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी, 12,45,000। मुझे ये बताओ एबनॉर्मल कितनी है इसमें से, तो नॉर्मल कितनी हो जाएगी, 12,00,000। बच्चों से ये भी गलती होती है, यहां पे दो आइटम है, अगर इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या क्या बेटा, पहली चीज आपको ओपनिंग स्टॉक में एबनॉर्मल और नॉर्मल को अलग करना है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स को क्या करना है, अलग करना है। तो हमें नॉर्मल से मतलब होगा या एबनॉर्मल से मतलब होगा, नॉर्मल से मतलब होगा। दूसरा हमें क्या करना है बेटा, सेल्स में भी आपको टोटल सेल्स दी हुई है, जो यहां पे ये दी हुई है ना, ये ध्यान रखना है, यहां पे जो सेल्स दी हुई है 12,45, ये टोटल सेल्स है या नॉर्मल सेल्स है, ये कौन सी सेल्स होगी बेटा, टोटल सेल्स होगी। इसमें से 45,000 कौन सी है, एबनॉर्मल आइटम की है, तो नॉर्मल आइटम की सेल्स कितनी हो गई हमारी, 12,00,000। अब हम क्या निकाल सकते हैं यहां पे, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने बताया था ग्रॉस प्रॉफिट एक तो आता है कैसे, बैलेंसिंग फिगर से, और एक कैसे आता है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है सेल्स मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट। क्या हमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की रेट गिवन है क्या, देखो, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है, 20% ऑन सेल्स। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 12,00,000 का 20% कितना हो गया, 2,40,000। अब क्या हमारे पास यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कैसे आ सकता है, बैलेंसिंग फिगर से। कैसे करोगे बेटा, आप इसका टोटल कर लो, डेबिट साइड का कितना आ रहा है, उसमें से क्या माइनस कर दो, 12,00,000, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, 12,00,000, तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक। क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया क्या, एक बार कॉपी करना चाहो तो कर लो, क्योंकि ऐसा कॉपी आपको उसमें नहीं दिया होगा, मतलब बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है। ये बुक में इसको किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में। तो बना लो एक बार, इसको बना लो बेटा, 2 मिनट लगेंगे।
बेटा कॉपी कर लो, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इन्वेंट्री ये 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका। अरे जतिन कॉपी कर ले बेटा। यार एसी ऑन करना भाई। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिख दो यहाँ पे। कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर से? अभी आप लोग मजे में आ रखे हो, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, बहुत गंदे फंसोगे। एक बार जतिन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है इसमें? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? अब इसको मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी करवा दूंगा, तो एग्जाम में वो भी दिक्कत नहीं रहेगी आपको। जैसे हमने यहां किया है उसी चीज को स्टेटमेंट फॉर्मेट में करना है। करें इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहां से देख लेना। रे यार बहुत टाइम लगा रहे हो। देखो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले बताओ आपको क्या दिया हुआ है बेटा? यहां ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 142,500 लेस क्या करेंगे इसमें से? एबनॉर्मल स्टॉक। एबनॉर्मल स्टॉक कितना है? 32,500। ये कैसे आया? 50,000 हमें वैल्यू दी हुई है, 17,500 उसमें से रिटर्न ऑफ वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 1,10,000 प्लस क्या करेंगे इसमें से? परचेजेस कितनी है? परचेज बताओ कितनी है? 60, 7,62,500। फिर प्लस करोगे इसमें क्या? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज कितने हैं? 1,50,000। और कोई खर्चा थोड़ी है हमारे पास, यही एक्सपेंसेज। बेटा एबनॉर्मल को हटाने के बाद यही एक्सपेंसेज है क्या हमारे पास? बताओ, टोटल करो, बताओ कितना हो गया इसका? जतिन टोटल बताना बेटा। हाँ
10,22,500, ये टोटल एक्सपेंसेस हो गए। फिर हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सेल्स कितनी है, 12,45,000। इसमें से माइनस कर देंगे कौन सी सेल, एबनॉर्मल सेल्स, वो कितनी दी हुई है आपको, कितना आ गया, 12,00,000। ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे अब, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 12,00,000 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना हो गया, 240। 240 माइनस करने के बाद कितना बचा, 9,60,000। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये कैसे आ जाएगा, कितना आ गया। आप देखो हमने क्या यहां पे क्या किया, सबसे पहले नॉर्मल को अलग किया बेटा, क्या किया हमने, इन सब का टोटल किया, ये अलग कर लिया, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, इसको इसमें से माइनस किया तो क्या जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, यही हमने यहां किया है। सबसे पहले जो भी एक्सपेंसेज है नॉर्मल वाले उनको एक साथ लिख दो, सेल्स में से एबनॉर्मल सेल्स माइनस कर दो, फिर क्या माइनस करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद ये आइए से बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और एक्सपेंसेस में से मतलब जो ओपनिंग सबको उसको माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बराबर होती है डेबिट साइड की। अरे मेरी बात को सुनो, जो ये कॉस्ट है टोटल कॉस्ट में से अगर इन्वेंट्री माइनस कर देता हूं तो क्या आती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या लिखाया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो क्या करूंगा मैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यही तो किया हमने यहां पे, हमने यहां पे क्या किया, जितने भी एक्सपेंसेस है मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्या किया है, ये आइए से क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो क्या आ गया आपके पास, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक बार इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, और एज इट इज सिमिलर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे, वो आप देख लेना, सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है वो कर लोगे तो इससे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, उसको ध्यान से देख लो, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मतलब 80% क्वेश्चन जो अब टॉपिक करेंगे वहां से आता है। इसे बोलते हैं इन्वेंट्री टेकिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इन्वेंट्री टेकिंग। एक बार कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो, फिर आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। इन्वेंट्री टेकिंग क्या है, देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने बताया था ना आपको, पीरियडिक पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम बताया था कि पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है। एक मिनट, हाँ, हमने देखा था इन्वेंट्री पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम, उसमें क्या करते हैं हम लोग, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ऐसा होता है भाई, 31 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री की वैल्यू जाके कब करेंगे, 31 मार्च को। ऐसा हो सकता है क्या कि हम 31 मार्च के दिन इन्वेंट्री का वैल्यूएशन या इन्वेंट्री टेकिंग ना कर पाए, कोई अनअवॉइडेबल ऐसे रीजन हो सकते हैं क्या। भाई हमें नॉर्मली इन्वेंट्री कब की चाहिए होती है, एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट कब बनाते हो, क्लोजिंग स्टॉक कब का चाहिए होगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी कब का आएगा, 31 मार्च का। हमें 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, और हम 31 मार्च को किसी रीजन से क्या नहीं कर पाए, इन्वेंट्री का इन्वेंट्री टेकिंग नहीं कर पाए, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाए। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या हो सकता है, कई सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप खुद बीमार हो गए, या ऑफिस में कुछ ऐसा कियोस्क हो गया, किसी भी रीजन से ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा बारिश आ गई, जो ये इन्वेंट्री टेकिंग करने वाले वो नहीं आ पाए, या किसी की गर्लफ्रेंड का बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मोहित, कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप, क्या बोल रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्यों नहीं है दुखती नस,
बेटा अच्छा नहीं है तो दरअसल से पूछ, वो कितना परेशान रहता है ही नहीं। जतिन, हाँ? मैं सोनी से पूछ रहा होता हूँ, तू बीच में आ जाता है यार। हैं? क्या? तेरे को ऐसे नहीं बोली कि मैं पढ़ाई करूंगी? कोई किसी को, किसको बोला है किसी को ऐसे कि मेरे को पढ़ाई करनी है, अब अपन बात नहीं कर सकते? ऐसे किसको बोला है क्या तुम में से? बोला था ना। और वो किसी और से बात कर रही होगी उस टाइम पे, फिर पढ़ाई कर रही थी। हट। पढ़ाई, पढ़ाई ऐसा रीजन हो ही नहीं सकता है जतिन। पढ़ाई की वजह से कोई लड़की या लड़का किसी को छोड़ सकता है क्या? हाँ। चलो, इन्वेंट्री टेकिंग। तो नहीं बेटा, ऐसा 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 भी होगा। अभी तो तुम्हें ये बोल के जाएगी कि पढ़ाई करनी है बेटा, बाबू मेरे को पढ़ाई करनी है। या लड़का भी जा सकता है ऐसे, है ना? हाँ, मतलब मैं दोनों के लिए मैं बायस्ड नहीं हूँ कि लड़कियां ही ऐसा करती है, लड़के भी करते हैं कि बाबू मेरे को पढ़ाई करनी है, और वो कहीं और पढ़ाई कर रहा होता है, किसी से और से चैट कर रहा होता है, बावड़ा हुआ। और जो ये होते हैं ना आशिक होते हैं भाई, इनका अलग ही मतलब, ये कहीं नहीं होते, ये फोन में उसी के साथ होते हैं। मतलब आपके साथ भी बैठा हुआ है ना, तो भी ऐसा ही होता है। हम लोग इतनी बढ़िया ट्रिप पे गए थे बेटा, क्या बोलते हैं, लद्दाख गए थे हम चार दोस्त। बहुत बहुत मस्त जगह। भाई वो हर चीज को अपडेट कर रहा है, तुमने वो रील देखे होगे ना। अब ये एक्टिवा चला रहा है, अब ये कान खुजा रहा है, अब ये कर रहा है। हमने श्रीनगर आके एप्पल लिए। भाई हमने एप्पल खरीदे भी नहीं थे उससे पहले, हाँ 5 किलो एप्पल ले लिए हैं अब हैं। तो ऐसे आशिक भी होते हैं। तुम्हारे हैं कोई ऐसे दोस्त? दानिश ऐसा ही है क्या? आशिक आदमी है वो? चलो इन्वेंटरी टेकिंग पे बात करते हैं, चलो अपन। इन्वेंटरी टेकिंग में बेटा, थोड़े बड़े हो जाओ फिर बोले कि पापा नहीं मान रहे। इन्वेंटरी टेकिंग पे बात करें, तो इन्वेंटरी टेकिंग के अंदर हमें 31 मार्च की इन्वेंट्री चाहिए। सपोज इन्वेंट्री चाहिए 31 मार्च 2026 की। अगर हमें पहले से पता है कि इन्वेंट्री जिस दिन हमें काउंट करनी है, उस दिन हमारी गर्लफ्रेंड, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, या आपको उसके लिए कुछ प्लान करना है, ऐसा कुछ करना है। अरे मैं क्या बताऊं, ऐसे हरामजादे होते हैं। किसी किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड के बर्थडे 4 दिन दूसरे दोस्त को और परेशान होना पड़ता है कि भाई चल उसके लिए गाड़ी का जो वो पीछे और डिग्गी है उसमें वो बलून लगाने हैं, ये करना है, स्टिकर लगा। अरे 13:30 तेरी उसका बर्थडे, हमें क्यों परेशान कर रहा है? अरे रात को 12 बजे चलना है, उसका केक कट करवाना है, भाई हमारी नींद की अस्तेसी क्यों कर रहा है तू? ब्याह किसी और से करते हैं फिर वो, नींद हमारी खराब करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। होना चाहिए क्या? भाई और भी कुछ नहीं तो बर्थडे में जैसे कहीं कहीं कैफे में वो डेकोरेट करवा रहे होते हैं, और बलून फुलाने के लिए वो मशीन आती है वैसे तो, है ना? हाँ, उनके पास मशीन नहीं है, बोले बलून फुलाओ। वही तो है। ऐसा कभी, यार तुम्हारे पास कोई मसाला ही नहीं होता है यार। इन्वेंट्री कब की चाहिए हमें? 31 मार्च की। अब होता क्या है, होता क्या है बेटा, ऐसा हो सकता है क्या, हमें इन्वेंट्री 31 मार्च की चाहिए, और हम पहले से प्रिपेयर हों कि 31 मार्च को हमें कोई काम है, तो हमने इन्वेंट्री टेकिंग कब कर ली? 25 मार्च को। बेटा हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हमें इन्वेंट्री कब की चाहिए? 31 मार्च की। और इन्वेंट्री का काउंट या इन्वेंट्री टेकिंग हमने कब की कर ली है? 25 मार्च की हमने इन्वेंट्री ले ली है। अब क्या होगा, हमारे पास स्टॉक कब का है? स्टॉक कब का ले लिया बेटा हमने? इस डेट का। लेकिन हमें स्टॉक कब का चाहिए? 31 मार्च का। क्या इस ड्यूरेशन में कुछ ट्रांजेक्शन होंगे क्या? कुछ परचेजेस भी होंगी और कुछ सेल्स भी होंगी। तो अगर आपने 25 मार्च का इन्वेंट्री लिया है, तो आप यहां लिखोगे क्वेश्चन में
इन्वेंट्री एज ऑन 25 मार्च, जो भी इन्वेंट्री की वैल्यू है वो लिख ली। अब मुझे बताओ, इसमें हमने 25 मार्च से 31 मार्च तक जो भी परचेज किया है उसे ऐड करें या लेस करें? हमें इन्वेंट्री कब की चाहिए? 31 मार्च की। इन्वेंट्री कब की ली हुई है? तो हमें 31 मार्च की इन्वेंट्री चाहिए, तो इस ड्यूरेशन में हमने कुछ ट्रांजैक्शन किया होगा, परचेज भी किया होगा, सेल भी किया होगा, तो परचेज को ऐड करें या लेस करें? लेस। क्या करेंगे? ऐड करें बेटा। परचेज 25 मार्च को हमारे पास 2 लाख का गुड्स है और खरीद लिया, तो गुड्स बढ़ेगा ना, तो बढ़ाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा? ऐड, क्या करेंगे? परचेजेज बिटवीन 25 मार्च टू 31 मार्च। क्या करेंगे बेटा? और अगर परचेज रिटर्न हुआ तो उसमें से क्या कर देंगे? माइनस करेंगे ना भाई। परचेज रिटर्न हुआ तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या होगा यहां पे? लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर आपको ये दो एडजस्टमेंट आते हैं ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं वापस से बता रहा हूं, आपको इन्वेंट्री टेकिंग कब करनी थी? 31 मार्च को, लेकिन उससे पहले करके रख ली कि हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो अब क्या करना है? 25 मार्च वाली में हमें कुछ ही एडजस्टमेंट करने। परचेज किया होगा और सेल किया होगा, उसका एडजस्टमेंट करना है। तो जो परचेजेस की है वो तो क्या होगी? ऐड हो जाएगी। और सेल की है उसे क्या कर देंगे भाई? जो गुड्स गया उसे माइनस कर दो और जो आया उसे प्लस कर दो। परचेजेस में कॉस्ट होगी, परचेज की तो कॉस्ट ही होती है, लेकिन सेलिंग प्राइस में क्या इन्वॉल्व होता है? प्रॉफिट भी होता है। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? हम हटा देंगे। तो यहां ध्यान रखना, क्या माइनस होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या माइनस होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है। क्या माइनस होगा? अरे गलत है ये तो। क्या माइनस होगा बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कुछ और चीज ट्रांजेक्शन हो सकते हैं आपके पास जो आपको देखने ही है। एक होता है गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस। क्या होगा बेटा? ऐड होगा, लेस होगा? हमने कोई गुड्स सेल किया है रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे, उस गुड्स को ऐड करेंगे या लेस करेंगे? आप बताओ। ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा गुड्स किसके पास रखा हुआ है? कस्टमर के पास रखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अब ये तो बात हो गई जब आप कब कर रहे हो? 31 मार्च से पहले। क्या ऐसा केस बन सकता है हमारे पास? यहां पे 31 मार्च है और हम 10 अप्रैल को क्या कर रहे हैं? इन्वेंट्री टेकिंग कर रहे हैं। इन्वेंट्री टेकिंग कब कर सकते हैं हम लोग बेटा? इन्वेंट्री टेकिंग कब कर सकते हैं? 10 अप्रैल को। अगर इन्वेंट्री टेकिंग आप 10 अप्रैल को कर रहे हो तो ये एडजस्टमेंट क्या हो जाएंगे? जो लेस कर रहे थे उसे ऐड कर देंगे, और लेस ऐड कर रहे थे उसको लेस कर देंगे, और लेस कर रहे थे उसे ऐड कर देंगे। और क्या बोलते हैं स्टॉक में, सॉरी सेल्स में क्या ध्यान रखना है आपको? कॉस्ट लेनी है, सेल्स वैल्यू लेनी है? कॉस्ट। सेल्स वैल्यू नहीं लेनी है, क्या लेनी है? कॉस्ट लेनी है। देखते हैं क्वेश्चन। पढ़ो 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 बेटा, एक बार 9th क्वेश्चन पढ़ लो। बेटा क्वेश्चन पढ़ लो। A trader prepares his accounts on 31st March each year. Due to some unavoidable reason, no stock taking could be possible till 15th April, on which date total cost of the godown comes to rupees 50,000. तो हमने स्टॉक टेकिंग कब किया है? पहले किया है या बाद में किया है? बाद में, 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को जो बेस दिया हुआ है उसमें कुछ चीजें क्या होंगी? ऐड होंगी, कुछ चीजें क्या होंगी? लेस होंगी। परचेजेस क्या हो जाएंगे यहां पे? लेस। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो जाएगी? ऐड। ठीक है। अब यहां पे सेल्स में क्या दिया हुआ है बेटा? कैश सेल्स दिया हुआ है। कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे?
कैश सेल से कोई फर्क पड़ेगा क्या? कैश परचेजेस से कोई फर्क पड़ेगा क्या? हमें ये आइटम लेना है, लेकिन सेल्स रिटर्न दी हुई है, तो सेल्स में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सेल्स हमें कितनी लेनी है? 40,000 की। परचेजेस हमें लेना है यही, ठीक है। अब 2 ट्रांजैक्शन और पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। पढ़ो। ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ द सेल्स वैल्यू ऑफ 10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू द कस्टमर। हमने क्या किया है? 10,000 रुपए का गुड्स भेजा है। किस बेसिस पे? रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक, ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। हमारे पास 10 अप्रैल को 40% गुड्स आ गया है, तो 15 अप्रैल को हमने क्या की? अकाउंटिंग की है, तो उस गुड्स में 40% गुड्स आ गया होगा, नहीं आया होगा? आ गया होगा ना, तो 40% छोड़ दो, और बाद उसको अप्रैल ऑफ द गुड्स अप्रूविंग द रेस्ट ऑफ गुड्स 16 अप्रैल को है, तो जो 60% गुड्स बचा है उसकी क्या ऐड हो जाएगी यहां पे? कॉस्ट। या 60% गुड्स की कॉस्ट ऐड होगी, नहीं होगी? ठीक है। उसके बाद है द ट्रेडर हैड आल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31st मार्च एंड अनदर 50% बाय द 15th अप्रैल। दीस सेल्स वर नॉट इंक्लूडिंग इन अबव सेल्स। तो 30% इसका भी क्या हो जाएगा? देख लो एक बार। पहली चीज 50,000 में हमने क्या किया? जो भी सेल्स दी हुई है उसमें से क्या माइनस किया आपने? तो ये क्या आ गया? कॉस्ट। अप्रूवल बेसिस पे जो बेचा हुआ है उसका 60% का 80% लिया, उसके बाद ये आ गया, और जो रिमेनिंग अनसोल्ड है वो लेस हो गया। एक बार पूरा समझाऊं कैसे होगा? देखो, डेट देख लो बेटा एक बार। मैं एज ए कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं इसको, क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएगा। यहां पे आपको क्या दी हुई है बेटा? 15 अप्रैल को वैल्यू दी हुई है। 15 अप्रैल को वैल्यू कितनी दी हुई है? 50,000 रुपए, ठीक है। बेटा स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल कितना दिया हुआ है आपको? 50,000। मुझे एक चीज बताओ, आप लॉजिकली सोचना। इस देखो, हमें स्टॉक कब का चाहिए? 31 मार्च का। इस हमारे पास स्टॉक यहां का है, तो अब हमें रिवर्स जाना पड़ेगा। इस ड्यूरेशन में सेल की है, उससे गुड्स हमारे पास से निकल गया होगा, तो उसे वापस से क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो ऐड करेंगे, वो गुड्स की क्या करेंगे? कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। मुझे बताओ, हमारा टोटल गुड्स कितना था? 41,000 की हमने सेल्स की, उसमें से क्या माइनस कर दोगे? 1,000 रुपए, तो कितना आ गया? अब इसमें से क्या लेस करना है हमें? प्रॉफिट। 20% है 40,000 का, तो कितना हो गया? 8,000। तो कितना आ जाएगा यहां? ये ऐड हो गया। समझ में आ गया ये? इसमें कोई दिक्कत क्या? क्या हमें कैश और क्रेडिट सेल को अलग अलग दिखाना है क्या यहां पे? नहीं दिखाना है। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करना है हमें। ये पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट गया, ठीक है। अब परचेजेस दी हुई है आपको, तो परचेजेस डायरेक्टली क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे, लेस परचेजेस। परचेजेस कितनी है हमारे पास? 5,034। 5,034। ये 2 ट्रांजैक्शन तो अच्छे से आ गए आपको। परचेजेस को लेस करना और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ऐड करना, क्लियर है? अगर परचेज में भी परचेज रिटर्न होती तो उसे भी माइनस करते क्या? नेट ही लेंगे, नेट लेंगे हमेशा, ग्रॉस नहीं लेंगे। क्या लेंगे? नेट। अब 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। 2 पॉइंट क्या है?
प्लीज ध्यान से सुनना, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, फिर एक एक पॉइंट पे समझते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल्स वैल्यू कितनी है? 10,000। हमने कस्टमर को 10,000 का गुड्स कब बेचा? 15 मार्च को। और किस बेसिस पे बेचा है? वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स। हमने अप्रूवल के कितने टाइम दिया है उसको? 4 वीक, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स। भाई उसने 10,000 का जो एमआरपी का गुड्स था या सेल्स वैल्यू का गुड्स था, उसमें से 40% रिटर्न कर दिया। तो उसके पास अब हमारा कितना गुड्स रखा हुआ है? कितना रखा हुआ है? 6,000, 60% का। अप्रूविंग द रेस्ट द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16 अप्रैल। और हम कब बना रहे हैं ये? 15 अप्रैल को। क्या 15 अप्रैल को उसने अप्रूवल दे दी थी? क्या नहीं दी थी? तो हम क्या मानेंगे कि 6,000 का गुड्स हमारा किसके पास रखा हुआ है? कस्टमर के पास। क्या इस गुड्स की वैल्यू हमारे स्टॉक में इंक्लूड होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन कॉस्ट या एमआरपी, कॉस्ट या सेल्स वैल्यू? कॉस्ट। तो हम यहां पे लिख देंगे, ऐड करेंगे यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस 60,000 का 80% लिख दे। 60,000 का 80% लिख दे, कोई दिक्कत थोड़ी है। या 20% माइनस करके लिख दो, कितना ऐड हो जाएगा? 4800। आपको थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया बेटा? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बेटा? हमने गुड्स सेल किया, कस्टमर के पास हमारा गुड्स रखा हुआ है। जब हम इन्वेंट्री टेकिंग, जब गुड्स को गोदाम में काउंट करने गए, तो गुड्स हमारे पास था या कस्टमर के पास था? कस्टमर के पास। हमारा गुड्स कस्टमर के पास है, लेकिन 15 अप्रैल को वो हमारे स्टॉक में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था। और 15 अप्रैल को छोड़ो आप, 30 अप्रैल को आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? वो सॉरी 30 अप्रैल नहीं, 31 मार्च को आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था। तो उसको हमने क्या कर दिया? ऐड। अब एक और चीज देखो आप, लास्ट, द ट्रेडर। द ट्रेडर का मतलब है जिसकी बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। द ट्रेडर मतलब वही पर्सन। द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 मार्च में कंसाइनमेंट बेसिस पे। कंसाइनमेंट क्या होता है कि भाई हम क्या है? एजेंट है। हमारे पास किसी ने बेचने के लिए गुड्स भेजा, तो सामने वाले ने हमारे पास गुड्स कितने का भेजा? अब किसी पहले इस केस में तो क्या था? चौथे केस में तो क्या था? हमारा गुड्स किसी और के पास था। अब पांचवें केस में क्या है? हमारे पास किसी और का गुड्स है। तो अगर हमारे गुड्स में कोई गुड्स इंक्लूड है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? लॉजिकल है क्या नहीं? द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब हमारे पास गुड्स है किसी और का। द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है। 20% गुड्स क्या कर दिया बेटा? हमने सेल कर दिया 31 मार्च तक। 15% 15 अप्रैल तक कर दिया। तो मतलब हमारे पास से उसका गुड्स 15 अप्रैल तक कितना चला गया? 15 अप्रैल को काउंट किया तब तक हमारे पास उसका कितना गुड्स चला गया है? 70%। तो अब कितना गुड्स बचा हुआ है? कितना बचा हुआ है? 30%। ठीक है। अब 30% में 30% इसका कितना हो गया? 2400। क्या कर देंगे इसको? माइनस क्यों किया? माइनस क्यों किया? किसी और का गुड्स हमारे पास है। एक बार ये कॉन्सेप्ट और देख लो आप, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार सुनो, क्या है कॉन्सेप्ट? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। क्या होता है बेटा इसमें? हम किसी कस्टमर को गुड्स बेचते हैं, और किस बेसिस पे बेचते हैं कि आपको पसंद आ जाए तो रख लेना, अप्रूवल दे देना, नहीं तो क्या कर देना? रिटर्न कर देना। तो हमारा गुड्स किसी और के पास रखा हुआ है, जितना अनअप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है वो तो बिक गया। अनअप्रूव्ड की कॉस्ट हमारे गुड्स में इंक्लूड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये वाला अमाउंट जो अनअप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है, वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा हमेशा। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? किसी और का गुड्स हमारे पास भी तो हो सकता है। भाई हम किसी को अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स सेल करते हैं, तो हम परचेज भी तो कर सकते हैं, या कंसाइनमेंट पे हमारे पास गुड्स आ सकता है। जितना गुड्स हमारा किसी और का रखा हुआ है, उसे हमारे स्टॉक में से क्या करेंगे?
तो कंसाइनमेंट बेसिस पे हमारे पास रखा हुआ है तो उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इसमें आप लोग चाहो तो होमवर्क डाल लो 10th। सर 10th क्वेश्चन टफ लगेगा हमें, टफ लगने का रीजन क्या है बता देता हूं आपको। टफ लगने का रीजन क्या है 10th क्वेश्चन को, क्योंकि देखो 9th क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है बेटा, पॉइंट्स में, और 10th क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में दिया हुआ तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। 10th क्वेश्चन टफ क्यों लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि 10th क्वेश्चन आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में दे रखा है। हमें अंग्रेज सिखा के गए डिवाइड एंड रूल। आप क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ लो, जहां फुल स्टॉप आए वहां तक का सॉल्व करो, वहां तक का सॉल्व करो, पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। 8, 9 और 10 इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 4 इलस्ट्रेशन आपको पीछे दिए हुए हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं, उन 4 में से कोई भी क्वेश्चन उठ के हमेशा एग्जाम में आता है, उन 4 में से आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी इन्वेंट्री वाला पोर्शन में सोच रहा हूं कल और एक बार कंप्लीट करा दूं, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है, लिफो फिफो वेटेड एवरेज कराना है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको डेप्रिसिएशन करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग वापस चैप्टर 2 पे स्लो 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 बढ़ते जाएंगे। तेरा तुम्हारा बस ये बचा है ना डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है, बीआरएस भी करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, जिन बच्चों बीआरएस नए बच्चों को समझ में आ रहा है ना, ये वाला इन्वेंट्री वाला कुछ ऐसा नहीं है, लॉजिकल है, एक बार घर जाके कर लेना, काम हो जाएगा, बाकी कल करेंगे यार।